नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में मेरे यानी धीरज सिंह के साथ। हमारी इस कार्यक्रम के द्वारा ये कोशिश रहती है कि आपको रूबरू कराएं आपके द्वारा संसद में भेजे गए नेताओं से। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में यूं तो पहला कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले वे 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा में उपसभापति भी रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना से हमारे सांसद श्री हुकुम सिंह से। हुकुम सिंह जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अपने कार्यकारी जीवन की जो शुरुआत की वो जुडिशरी से की, जुडिशल सर्विसेज ज्वाइन की और उसकी परीक्षा में पास हुए, लेकिन उस तरफ ना जाके फिर भारतीय सेना में भर्ती हो गए। क्या वजह थी इसकी? जैसे मैं इलाहाबाद में मेरी शिक्षा हुई जी। और हम पढ़ते हुए सोचते थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए। तभी मेरे मन में थी कि हम लोग और 20 साल पहले जन्म लिया होता तो देश की आज़ादी की लड़ाई में जाने का मौका मिलता। एक ये फीलिंग मेरे मन में शुरू से रही। एक अवसर ऐसा आया कि देश की आज़ादी को ख़तरा हुआ, चीन का हमला हुआ जी। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई की बात आई। प्रधानमंत्री नेहरू जी के हम लोग फ़ैन थे, हम उनको एक आदर्श मानते थे। मैंने रेडियो पर, उस वक्त टीवी नहीं थे, रेडियो पर उनका भाषण सुना और उन्होंने कहा कि आराम की ज़िंदगी छोड़ करके नवयुवक को चाहिए कि वो सेना में आए, देश की आज़ादी की रक्षा करें। रात भर मैंने विचार किया और मेरे मन में आई एक अवसर अब है जी। अपने जीवन को सही बनाने का, सही दिशा देने का। और वो जो पश्चाताप मेरे मन में था शायद वो अब दूर हो पाएगा। तो मैं निश्चित भाव से चला गया। मैंने फॉर्म भरा और एज ए कमीशन ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हो गया। बस यही मेरा थोड़ा सा जानकारी थी मेरे मन में। जी जी। लेकिन जो परीक्षा पास की थी जुडिशल सर्विसेज की, उसका कोई रिग्रेट या कोई दुख? कोई रिग्रेट नहीं मेरे मन में। ये हर आदमी की इच्छा होती है कि पढ़ाई पूरी होगी, कहीं ना कहीं सर्विस मिलनी चाहिए। केवल एक नॉर्मल कोर्स था, पश्चाताप बिल्कुल नहीं हुआ और सीधा आर्मी में गया। आज मुझे उसके गर्व है अपने ऊपर कि मुझे आर्मी में भी गया, देश के लिए एक लड़ाई लड़ने का मौका भी मिला। अच्छा लगा कि मुझको एक अवसर मिला उस बात का। पश्चाताप कुछ नहीं है। जी। उसके बाद जब वापस आए अपने क्षेत्र में, फिर आपने अपनी वकालत शुरू की और वहाँ पे प्रैक्टिस काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपका। राजनीति में आना कैसा हुआ? बहुत आराम से मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता था, एक अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में परिवार के साथ रहना चाहता था। लेकिन बार बार वो एक वातावरण बना क्षेत्र में और वातावरण ऐसा बना कि हिंसा का भी एक दौर आया वहाँ पर और लोग पछताने लगे कि राजनीति में क्यों जाएं हम लोग। तब मुझको एक अवसर दिया कांग्रेस हाईकमांड ने। ये कब की बात है सन? ये 1974 की बात है जी। 74 की बात है। जम गया था मेरा काम अच्छी खासा वकालत का। लेकिन तब परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, मैं राजनीति में जाना चाहिए और उनके ही दबाव में, उनके ही आग्रह पर फिर मैंने राजनीति ज्वाइन की। चुनाव लड़े और जीते। किस पार्टी का चुनाव था? ये कांग्रेस का चुनाव था। जी। तो 74 का आपका जो पहला अनुभव था राजनीति का, कैसा रहा? हालांकि आप एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, आप नहीं जाना चाहते थे उस दिशा में, लेकिन अनुभव कैसा था चुनाव लड़ने का? बहुत अच्छा था। लोग मुझे जानते नहीं थे, मेरे शक्ल नहीं जानते थे, मैं रहा भी नहीं था कभी वहाँ पर आकर के। और पहली बार मैंने कुर्ता पजामा पहनने का मुझको अवसर मिला। आर्मी ऑफिसर रहते हुए भी, फिर वकालत करते हुए कभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। जी, जी। रात में गांधी आश्रम से मुझको कपड़े खरीदने पड़े, जिस रोज़ नॉमिनेशन फाइल होना था। लेकिन फिर उसमें रम गए हम और गांव-गांव घूमे, घर घर घूमे। सिंपैथी लोगों की हमारे साथ में हुई। मेरा आर्मी का बैकग्राउंड भी वहाँ पर काम आया और लोगों ने सहानुभूति पैदा करी मेरे प्रति और मैं जीता चुनाव। उसके बाद से 7 बार लगातार उसी क्षेत्र से आप चुनकर आए हैं। एक ख़ास लगाव होगा उस क्षेत्र के लिए और उसकी समस्याओं को समझते होंगे। लोकसभा का चुनाव भी आपने वहीं से लड़ा 2014 का। उससे पहले एक बार और आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे। उसमें क्या अनुभव था, क्या निष्कर्ष था उसका? 2009 में हमें कुछ अति विश्वास तक हम जीत ही रहे हैं। तो जिस तरह से इलेक्शन को संभालना चाहिए था हम संभाल नहीं पाए। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत ही अति विश्वास में रहे और उसका परिणाम हुआ कि 18-20 हज़ार से चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन हम लगे रहे पूरे क्षेत्र में। फिर भी जितने दिन भी पहली सरकार चली, पूरा कार्यकाल उन्होंने किया।
हम अपने क्षेत्र से कभी विमुख नहीं हुए, बराबर निरंतर संपर्क में रहे और उसी का परिणाम हुआ कि 2,37,000 वोट से हम जीत करके आए। 2014 का जो चुनाव था एक बहुत ही यूनिक इलेक्शन था, खासतौर से आपकी स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जो आपकी पार्टी इतने सीट्स लेके आई है वहाँ पे। जब आप कंपेयर करते हैं अपने पहले चुनाव को इस चुनाव से, तो क्या ख़ास फ़र्क पाते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं आज के राजनीतिज्ञों को? नहीं, यहाँ तक दोनों चुनाव का अंतर है। पहला चुनाव तो बहुत संघर्ष का चुनाव था और इस चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की अपनी एक इमेज थी। लोग तब्दीली चाहते थे और लोगों को लगता था कि बहुत मजबूत नेता हमको मिल गया और नेता के आशीर्वाद जिसको प्राप्त है टिकट के रूप में, उसको जीतना चाहिए। ये तो अंतर था। पहली बार कोई हवा किसी की थी नहीं, केवल अपनी मेहनत की बात थी और मेहनत में जो जातीय समीकरण है या धार्मिक समीकरण है वो भी था। उसी कारण से हम लोग थोड़ा सा 18-20 हज़ार वोट से हार गए थे। अब की बार इतना बड़ा ह्यूज मार्जिन मिला कि 2,37,000 से जीत करके आए हम। अब अंतर तो इतना है कि अभी अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं इस बार जी। मोदी जी का नारा रहा यही कि हम विकास के नाम पे जीत करके आए हैं, तो हर आदमी की निगाह है कि मेरे गांव में विकास होना चाहिए और हर आदमी जवाब मांगता है कि अब तक क्या किया, और हम लोग लगे हैं इसी काम में कि उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। हालांकि 5 साल का समय है, अभी तो 8-9 महीने ही हमको हुए हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे, विकास कराएंगे और मोदी जी का पूरा एक मार्गदर्शन हमको प्राप्त रहेगा, तो उसमें हम चूकने वाले नहीं हैं। जो विनिंग फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में काम किया आपकी पार्टी का, उसका आश्रय आप किसको देंगे? किस चीज़ का विनिंग फॉर्मूला था? वेव तो थी ही ज़रूर, लेकिन जो ज़मीन पर काम हुआ था, अमित शाह जी प्रभारी थे पार्टी के और वो देख रहे थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रचार प्रसार कैसे होता है उसको। जो हमारे प्रभारी थे उनका गजब का मैनेजमेंट था फील्ड के ऊपर। जितनी जानकारी उनको थी इतने अल्प अवधि में मैं नहीं समझ सकता कोई और को जानकारी हो सकती। पकड़ जो क्षेत्र की जानकारी थी, वहाँ से कौन व्यक्ति कैसा है, एक एक व्यक्ति का नाम जान गए थे और जब बातचीत करते थे टिकट की तो उनको हर क्षेत्र के बारे में जानकारी थी, कौन नंबर 2 पर रह सकता है, कौन नंबर 3 पर रह सकता है। जातीय समीकरण की जानकारी थी, सामाजिक समीकरण की जानकारी थी, तो इसमें तो बहुत अचूक उन्होंने फॉर्मूला अपनाया और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस बारे में कि पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार जीते हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में ये आपका पहला कार्यकाल है और 315-314 जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके साथ आप एक हैं। कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं और कैसा महसूस करते हैं इस तरह के सिचुएशन में? वरिष्ठ भी हैं लेकिन फर्स्ट नहीं, मुझको कोई एम्बेरसमेंट नहीं है और मुझको सीखने का शौक़ पहले से रहा, अभी भी सीखने का शौक़ मुझको है। मेरे मन में लेश मात्र भी ये भाव नहीं कि मैं तो बहुत वरिष्ठ रहा हूँ, इतने दिन तक मंत्री रहा हूँ, नहीं, वो भाव नहीं है। राजनीति में अवसर मिलना चाहिए। आज सांसद के रूप में मुझको अवसर मिला है और पार्टी ने सम्मान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी मुझको। मैं पैनल में हूँ स्पीकर्स के, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो वो अवसर भी पार्टी ने मुझको दिया है और मैं काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में आकर के। पूर्णतः संतुष्ट हूँ मैं इस बात से कि पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी भी दी है और वो सम्मान में भी कोई कमी नहीं है। पार्टी की जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करते हैं लोकसभा में, संसद में, कैसा मानते हैं अभी तक आपकी पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया है? पार्टी के नेताओं ने कैसा परफॉर्म किया? अपेक्षाओं पे खरे उतर पाए हैं या समय है अभी? नहीं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। वेंकैया जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको जानकारी भी बहुत है और वो हर फ्रंट के ऊपर कामयाब मैं मानता हूँ संसदीय कार्य मंत्री के रूप में। हर मंगलवार को हमारी मीटिंग होती है, पार्टी के सभी सांसद उसमें आते हैं। कभी कभी अपवाद छोड़ करके प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं उसमें बैठ करके और अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी समय दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री भी सब समय दे रहे हैं और कोई समस्या किसी की होती है तो उठाने में हमें कोई संकोच नहीं होता, अवसर मिलता है हम लोगों को। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, लोकदल में भी रहे हैं, बाकी पार्टियों में की कार्यशैली का भी अनुभव आपको है। कैसे कंपेयर करते हैं बाकी पार्टियों का जो हाई कमांड का सिस्टम है या एक डेमोक्रेसी की कमी कही जाती है, उसको अभी वर्तमान की पार्टी से कैसे? देखिए, जहाँ तक लोकदल का प्रश्न है, लोकदल तो चौधरी चरण सिंह तक लोकदल था और उनको कुछ शिकायतें थी किसानों की समस्याओं को लेकर के, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी। हम क्योंकि उनके फैन थे किसान नेता होने के रूप में, जब तक उनका आशीर्वाद हमें रहा तो लोकदल का कुछ वजूद रहा। अब लोकदल कहीं है नहीं, ना उसका कोई वजूद है। तो एक पर्सनालिटी ड्रिवन, केवल पर्सनालिटी से प्रभावित थे। अब वो नहीं, ईमानदार नेता थे जी, बहुत प्रभावशाली नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। रहा कांग्रेस का,
कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी देश की है। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, इमरजेंसी यहाँ पर लगा दी गई और बहुत ज़्यादतियाँ लोगों के ऊपर हुई, मेरा मन तभी ऊब गया था। और मैं जो कांग्रेस के माने चंद्रशेखर जी होते थे या ऐसे नेता होते थे जो चुप थे, मैं भी चुप लोगों में से एक था। और मेरी इच्छा थी कि इस तरह से कांग्रेस में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। बाद में जब राजीव गांधी आ गए जी, और उन्होंने एक संदेश दिया कि नौजवान एक प्रधानमंत्री के रूप में आया है और उनकी अपनी छवि ईमानदारी की थी और बाकी लोकदल का प्रश्न था उसका तो वजूद ही समाप्त हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मौका है कि नौजवान के साथ में काम करने का, देश की सेवा करने का। इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका माननीय वीपी सिंह जी की थी, जो स्वयं बहुत अच्छी छवि के थे और ईमानदार एक नेता थे। उनसे भी मैं प्रभावित था और उनके ही लगाव में आकर के मैं कांग्रेस में दोबारा गया था। लेकिन बाद में आकर के कभी वो शिलान्यास करा देना, कभी शिलान्यास को रोक देना, तो लगा कोई स्थिरता है नहीं कांग्रेस में, कहीं रुक नहीं पाएंगे, केवल ये वोटों की राजनीति करेंगे। कभी वहाँ कह देंगे कि मंदिर का दरवाज़ा खुलवा दो, कभी मंदिर का दरवाज़ा बंद करा दो, ना खोलना है ना बंद करना है। फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मेरे पास में एक ही विकल्प था और वो था भारतीय जनता पार्टी। मैंने 96 में ज्वाइन की थी और पूर्ण संतोष है मुझे कि मैंने एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया, जहाँ मुद्दे हैं, जहाँ एक राष्ट्र भावना है और इसी पार्टी में रह करके मुझको अच्छा लग रहा है अभी भी। क्या बदलाव है उस समय जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और आज की बीजेपी में? देखिए, जब मैं पार्टी ज्वाइन की थी तब पार्टी कोई उम्मीद नहीं करता था कि अभी पार्टी सत्ता में आएगी, ऑपोजिशन में ही रहेगी, अपोजिशन में रहेगी जब मैंने ज्वाइन की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पार्टी आगे बढ़ी और जनता के बीच में गई, कार्यकर्ताओं को पैदा किया, संगठन बनाया अपना मजबूत, और आज इसका कोई विकल्प नहीं है पार्टी का पूरे देश में। इस समय तो कोई विकल्प है नहीं। तो बहुत ही अजीब सी बात यह है कि एक पार्टी जिसके केवल 2 सदस्य रह गए थे लोकसभा में, आज वो इतना प्रचंड बहुमत लेकर के यहाँ पर बैठी है। लेकिन एक पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी जो बीजेपी नहीं हुआ करती थी, इंटरनल डेमोक्रेसी होती थी, आज वो एक पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही समिट कर रह गई है। उसमें आपको क्या? नहीं, सिमट के तो नहीं रही है, तो मैं मानता नहीं। पार्टी का अपना संगठन है, पार्टी के अपने कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज है। गांव-गांव में आज पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ है और दायित्व के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रधानमंत्री जी तो हैं ही हैं, और प्रधानमंत्री जी की इमेज एक बहुत ही मेरे ख्याल में तो अभूतपूर्व इमेज हमारे नेता की है। ऐसा नहीं कि ना कभी वो चाहते कि पार्टी उनकी चारों तरफ घूमे। संगठन के आदमी है जो व्यक्ति खुद प्रचारक के रूप में जिसने काम किया हो, समझता है कि और प्रचारक से उठ करके वो सीधे मुख्यमंत्री बने हों, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रह करके ये सिद्ध कर दिया हो कि आदमियों की नब्ज पकड़ना कितना जानते हैं वो। अब उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि केवल उनके चारों तरफ पार्टी घूम रही है, बल्कि पार्टी के जो है वो कार्यकर्ताओं के दम पर खड़ी हुई है। नेताजी तो है ही हमारे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस समय हम। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैराना से हमारे सांसद श्री हुकुम सिंह से। हुकुम सिंह जी, आप इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इस क्षेत्र को आपने विधानसभा में रिप्रेजेंट किया और अब लोकसभा में। क्या ख़ास चुनौतियां हैं आपके क्षेत्र की जिनको आप सुधारना चाहेंगे, उनमें बेहतरी लाना चाहेंगे अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए? देखिए, मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और संयोग से वहाँ 7 शुगर फैक्ट्री है मेरे क्षेत्र में। लेकिन दुख यह है कि 7 शुगर फैक्ट्री होते हुए भी किसानों के गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। आज वो दुख की बात है और लगातार किसान अब कष्ट में जा रहा है। उसकी धान की फसल का भी दाम अच्छा नहीं मिला, गन्ने का दाम भी अच्छा नहीं मिला, और ये मेरे लिए चुनौती है कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो। हम बराबर यहाँ पर दबाव बनाते हैं, लोकसभा में भी कई बार हम इस प्रश्न को उठा चुके हैं। प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि गन्ना किसानों का दाम तुरंत मिले उनको, ताकि वो काम चल सके उनको। ये तो एक हमारे सम्मानित नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने उस वक्त सोचा होगा, किसानों का जो क्रेडिट कार्ड बनवा दिया था जी, उन्होंने आज किसान कहीं का न रहता, केवल क्रेडिट कार्ड के आधार पर वो अपना गुजारा कर रहा है। अब आगे की समस्या हमारी यही है कि फसलों का उसकी दाम ठीक मिल जाए,
गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके अलावा क्षेत्र पिछड़ गया अब आकर के, सड़क की तरफ ध्यान नहीं प्रदेश सरकार का, सारी सड़कें हमारी टूटी हुई जीर्ण स्थिति में हैं। वो भी हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी कैसे हम सड़कों के बारे में मामला उठाएं। प्रदेश सरकार में भी सड़कों के बारे में बराबर दबाव बनाए हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र लगभग ठीक है जी। मैंने वहाँ मंत्री होते हुए, विधायक होते हुए खुद कैराना में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बनवाया है, और मेरी असेंबली का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा था जहाँ मैंने शिक्षा के उचित प्रबंध ना कर दिया हूँ। हर 5 गांव पे एक इंटर कॉलेज, हर गांव में प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था, हर 5वें गांव में एक PHC चिकित्सा के लिए, ये सब व्यवस्था मैंने की हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि व्यवस्था तो कर दी लेकिन उसमें निरंतरता नहीं बनी रही। डॉक्टर्स का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, ये सब जगह है। तो लेकिन हमारा क्षेत्र क्योंकि थोड़ा सा अग्रणीय रहा है और आर्थिक स्थिति में भी औरों से अच्छा रहा है, अच्छे किसान होने के नाते, छोटे उद्योग धंधे होने के नाते, अब मेरी प्राथमिकता यह है कि जो गांधी जी ने कहा था, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि गाँव के आदमियों को प्लान नहीं करना चाहिए, मैं यही बराबर दबाव में बना रहा हूँ कि गाँव में सारी मौलिक सुविधाओं का हमें कराना चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनको बाहर ना आना पड़े। ये सब कामों में हम लगे हैं और हमने अपनी कार्यसूची बनाई हुई है। आदर्श गाँव के लिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से निर्देश दिया था। आदर्श गांव के बारे में भी मैंने बहुत गरीब गांव का, अति पिछड़े वर्ग का चयनित किया है और 15 तारीख से उसमें काम शुरू होने जा रहा है। लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भी आपके ख़ास विचार हैं जो आपने रखे हैं, संसद में भी रखे हैं। क्या मानते हैं अभी जो पास हुआ है बिल वो पूर्णतः है जो फार्मर्स हैं उनका वो अच्छा ध्यान रखता है? देखिए, कुछ ना कुछ तो शिकायतें रहती हैं, हर बिल से रहती हैं, कितना भी अच्छा हम बना लें, लेकिन कुछ कमियां थी। सरकार ने सबकी बात सुनी, हमारी बात भी सुनी, हमने भी सुझाव दिए थे और पार्टी के अन्य लोगों ने भी सुझाव दिए थे। हमारी पार्टी की अलग से मीटिंग भी हुई थी इस बिल को लेकर के, और उनको देखते हुए सरकार ने उसमें 9 प्रकार के संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के बाद में किसी किसान को अब दिक्कत आने वाली है नहीं। एक भ्रांति लोगों के, किसानों के मन में पैदा कर दी थी कुछ लोगों ने कि तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी। ये तो एक एनेबलिंग एक्ट है, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो ज़मीन ली जा सकती है। कहाँ का आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ का ज़मीन ली जाएगी, उसका सबका प्रावधान किया गया है। भाई नेशनल हाईवे बनना कौन मना कर देगा, सुरक्षा के बारे में बात होनी तो कौन मना कर देगा, कोई ऐसा उद्योग लगना है तो कौन मना करेगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि जो किसान कह कर के हमने किसान को भगवान कहा, किसान को हमने अन्नदाता कहा, लेकिन किसान की हालत क्या है आज उसकी तरफ कोई देखता नहीं। घट घट करके ज़मीन उसके पास में 4 बीघे 5 बीघे रह गई, उसमें कहाँ का वो अन्नदाता रह गया, किसमें कहाँ वो भगवान रह गया। आज कुछ लोग चाहते हैं कि वो वहीं का वहीं रहे, उसके हाथ में फावड़ा ही रहे हमेशा, उसके बच्चे पढ़ ना सकें, उसके बच्चे अच्छे रोज़गार ना पा सकें। इस बिल के द्वारा एक व्यवस्था की गई जहाँ किसान सम्मानपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सकेगा, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकेगा और बच्चों को एक ओपनिंग मिलेगी, खेती के अलावा भी कहीं और जाए वो। लेकिन फूड सिक्योरिटी का जो इशू है उसको कैसे एड्रेस करते हैं? फूड सिक्योरिटी का कोई लेना देना इस बिल के पास होने से नहीं है। कितनी ज़मीन एक्वायर करेगी सरकार? सरकार कोई किसान तो है नहीं कि ज़मीन से छीन करके अपनी खेती करेगी। कहीं अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, वाली रेलवे लाइन निकलनी है कहीं, कोई नेशनल हाईवे बनना है, उसमें कितनी ज़मीन चली जाएगी? अब उसके द्वारा कोई भी किसान भूमिहीन तो होने का नहीं। फिर प्रावधान ये है अगर किसी की ज़मीन ली भी जाएगी उसको सरकारी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उसी को नहीं मिलेगा जिसके साथ में कोई मजदूर भी काम कर रहा था उसके बच्चे को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भरसक सरकार ने प्रयास और प्रयत्न किया है कि किसी किसान को कोई शिकायत बाकी ना रहे, और किसान निश्चित रूप से अब सुनिश्चित है कि जो मौका बताया था कि छीन ली जाएगी ज़मीन, एक्ट जैसे पास होगा तुम्हारी ज़मीन नहीं रहने की, ऐसी क्या बात है? क्यों छीनेंगे ज़मीन किसी की? सरकार को क्या शौक है ज़मीन छीनने का? हाँ, आवश्यकता होगी, किसानों से बात की जाएगी, कंसेंट के क्लॉज अभी भी उसमें है, मर्जी से अगर उनकी होगी तो ज़मीन ली जाएगी, नहीं मर्जी होगी तो चली छोड़िए, केवल कुछ 5 अपवादों को छोड़ करके। तो किसानों को तो कोई दिक्कत में आने वाली है नहीं जी। और इस भ्रांति को दूर करने में आप जैसे नेता भी बिल्कुल हम बता रहे हैं जाकर के, हमारे यहाँ तो हमसे लोग बातचीत करते हैं, हमने सब बातें एक्सप्लेन की हैं, संतुष्ट हैं लोग। अभी तक आपकी सरकार ने जो परफॉर्मेंस किया है, अपेक्षाएं जैसे आपने कहा पहले बहुत सी हैं लोगों की, क्योंकि वेव थी और बहुत उम्मीदें लेके आए हैं, जो मैंडेट मिला है ख़ास तौर से, कितनी अभी वो उम्मीदें पूरी कर पाए हैं और किस तरह से आप
रेट करते हैं अपनी सरकार का? नहीं, अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम उनके जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है जी। लेकिन उन कार्यक्रमों को ज़मीन पर उतारना विशेष है। स्वच्छ भारत की बात कही और अपने आप लग करके नमूना दिया, हम लोगों को लगाया, लेकिन अब हमें मोबिलाइज करने की और आवश्यकता पड़ेगी, साधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये बातें सब करने की हैं, आगे आगे आएंगी। जहाँ तक गांव का प्रश्न है, गांव में मौलिक सुविधाओं का अभी भी पूर्णतः अभाव है, उनको दूर करना होगा। करेंगे, अभी 8-9 महीने हमको हुए हैं। 8-9 महीने में हमने योजनाओं की बात कही है, ये हमारे कार्यक्रम होंगे। अब जब फील्ड पे आएंगे तो किसान भी खुश होगा, पब्लिक भी खुश होगी आकर के। क्या सुरक्षा का भाव है। अब रेल बजट पेश हुआ, पहला रेल बजट है जिसके प्रति लोगों में उत्साह है कि हाँ, नारे नहीं दिए गए, 6 गाड़ी वहाँ चला दी, 5 गाड़ी वहाँ चला दी, अपने क्षेत्र में घोषणा करा दी। अब ये कहा नहीं, जो गाड़ी चलेंगी वो अच्छी होंगी, साफ होंगी, गति उनकी ठीक होगी, सुरक्षा का उसमें व्यवस्था होगी, तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पब्लिक के अंदर अभी 8-9 महीने में दूसरा बजट हमारा, पहला रेगुलर बजट है, पहला तो इंटरिम बजट था, अब रेगुलर बजट जिस प्रकार के आ रहे हैं, और हमारा वार्षिक बजट भी जो आया है वो इतना सराहनीय है, इतनी प्रशंसा लोग उसकी कर रहे हैं। अब इसका पालन होगा तो लोगों को संतुष्टि होगी इस बात से। कैसे कंपेयर करते हैं आप बाकी राजनेताओं को देखा है, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देखा है, उनके कंपैरिजन में मोदी जी कैसे आपको? जो मेरा अपना अनुभव है, राजनीतिक नेताओं ने विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री होते थे वो हमेशा जो कार्यक्रम देते थे सोच के देते थे पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा हमारा, इस बात की चिंता नहीं करते थे जो कार्यक्रम दे रहे हैं उसका पालन भी होगा या नहीं होगा। मोदी जी में यही अंतर है, मोदी जी केवल संदेश नहीं दे रहे हैं, मोदी जी संदेश को पूरा कराने में भी अपना संकल्प दे रहे हैं कि इसको पूरा भी कराएंगे। अगर आदर्श गांव की बात कहिए तो आदर्श गांव होना चाहिए, वो सारी मौलिक सुविधाएं उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। गांव वालों को इस बात का आभास होना चाहिए, हाँ तुम्हारे गांव में जो सुविधा नहीं थी वो सुविधा आपको दे दी गई। ये कार्यक्रम धरातल तक पहुंचाया, केवल संदेश नहीं दिया। गरीब हटाओ संदेश ही तो था, एक मैसेज था। आज इतने दिन के बाद में गरीबी घटी है या बढ़ी है? गरीब का अमीर का अंतर मतलब उसका एक कॉन्क्रीट स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, प्लान नहीं था। इलेक्शन आते थे उसके लिए संदेश दे देते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला करेंगे। अब इन्होंने कहा मैं कार्यक्रम दे रहा हूँ, इस कार्यक्रम का पालन होना है। संदेश देने की बात नहीं है, पालन होना है और पालन करा रहे हैं। ये अंतर मैं देख रहा हूँ। मोदी जी इज ए वेरी इफेक्टिव लीडर, प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका, और एक जिस बैकग्राउंड से आए हैं उनको इस बात का एहसास है। फिर उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का भी जो कल्याण किया है, वो गुजरात को कहाँ आगे बढ़ा दिया है वो लोगों के सामने है। ये तो मानने की बात है, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी देश का क्या होगा। अगर लोग खाली फिरेंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराधी तो करेंगे। फिर उन नौजवानों को काम देने की बात कही है, शिक्षा को और आगे बढ़ाने की बात कही है। ये भी हमारे लिए अफसोस की बात है कि आज भी एक शिक्षा के बारे में निकला है कि 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़, उनमें भारत की एक भी नहीं है। जी। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, और हम विश्वास करके चल रहे हैं आने वाले 1 वर्ष में, 2 वर्ष में उन 100 में से 10 यूनिवर्सिटी हमारी भी होंगी, ऐसा विश्वास करके चल रहे हैं, और निश्चित रूप से होंगी। लेकिन क्या वजह थी कि इतने सालों में, इतने दशकों में भी इस तरह का जो परसूट ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए एक देश का, वो विजन नहीं था हमारे नेताओं के पास, और अब जो है लगता है कि मोदी जी के पास वो विजन है एक्सेलेंस लाने का? प्रयास तो सबने किया लेकिन उलझे रहे सब। देखिए 90 के बाद तो कोई सरकार ही नहीं चल पाई यहाँ पर। पहली बार सरकार चली जो मोदी जी की सरकार चल रही है। यहाँ गठबंधन की सरकार चलती थी, लेग पुलिंग होती थी, उनको एडजस्ट करना पड़ता था। 5 साल 10 साल तो हमारे स्कैमर घोटालों में बीत गए, यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे भी नोटिस आ गया। तो जहाँ प्रधानमंत्रियों पर नोटिस आने की बात होगी, घोटाले और घपले होंगे, वहाँ विकास का काम कैसे हो जाएगा, विजन कहाँ? लेकिन उससे पहले भी पूर्ण बहुमत की सरकारें थी जैसी आज हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार थी राजीव गांधी की, और यह 80 में इंदिरा जी की सरकार थी। इंदिरा जी के सामने कई ऐसे चुनौती आई, बहुत बड़ी बड़ी चुनौती आई, और इंदिरा जी शुरू से ही इस बात में विश्वास करती थी कि मैं मैसेज दूं, नारा दे दूं कुछ, और लोग उसमें नारे को विश्वास कर रहे हैं। हमें तो याद है, तब भी छात्र तो नहीं थे हम, आर्मी से तब आए थे जी। जब वो 71 में उन्होंने गरीब हटाओ का नारा दिया था,
और दीवारों पर लिखवा दिया था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, आप ही चुनिए। तो ये नारा दे दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम क्या दिया, सिवाय इसके कि भाई आपने प्रीव्यू पस ख़त्म किया, सबने पसंद किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया आपने, लेकिन बैंकों का फ़ायदा गरीब तक कहाँ पहुँच पाया। आज है जनधन योजना के तहत मोदी जी ने सब लोगों को बैंक से जोड़ दिया। आज उस आदमी को विश्वास हो गया बैंक भी तेरे लिए है, तुम भी बैंक में जा सकते हो। पहले उसको मौका नहीं मिलता था, वो डरता था कि वो मैनेजर अंदर जाने से डरता था। तो ये जोड़ने की बात है। आई अगर इतना विजन रहा होता राष्ट्रीयकरण जब आपने किया था, तो आप एक सुविधा ये भी करते, गरीब आदमी को आत्मविश्वास बढ़े, जायर उसको पैसा मिले जा करके। आज उसके इंश्योरेंस की दिक्कत दूर की, इतना प्रीमियम होगा, इतना कवरेज उसको मिल जाएगा, सारी बातों की व्यवस्था आज है। तो निश्चित रूप से आज गर्व के साथ चल सकता आदमी, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो मेरी सिक्योरिटी है। जी जी। आने वाले सालों में जब लोग पीछे देखेंगे, जैसे आज आप पिछली सरकारों को देख रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं, तो कैसे जज करेंगे इस मोदी सरकार को? देखिए, मोदी सरकार तो बिल्कुल एक अलग तरह की सरकार है, ऐसी सरकार अभी आई नहीं है, न ऐसे कार्यक्रम दिए गए हैं। तो इसमें जो अलग वाला मामला इसका है, अब तक कोई सरकार ने इस तरफ सोचा ही नहीं था। मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद में नेहरू जी रहे, खैर उनका तो हमें अनुभव नहीं है, और नेहरू जी के सामने चुनौतियां दूसरी रही, नई नई डेमोक्रेसी थी देश की, उसको संभालने वाली बात थी। अब जब इतनी लंबी कार्यकाल के बाद में मोदी जी आए हैं, तो देश की असली नब्ज को उन्होंने पकड़ा है, और नब्ज को पकड़ कर उसका इलाज भी इसी प्रकार कर रहे हैं। और कथनी और करनी में जो अंतर था उसको दूर करने की भी कोशिश है। हुकुम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कैराना से हमारे सांसद श्री हुकुम सिंह। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। कैसे कंपेयर करते हैं आप? बाकी राजनेताओं को देखा है, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देखा है, उनके कंपैरिजन में मोदी जी कैसे आपको? जो मेरा अपना अनुभव है, राजनीतिक नेताओं ने विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री होते थे, वो हमेशा जो कार्यक्रम देते थे सोच के देते थे पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा हमारा, इस बात की चिंता नहीं करते थे जो कार्यक्रम दे रहे हैं उसका पालन भी होगा या नहीं होगा। मोदी जी में यही अंतर है, मोदी जी केवल संदेश नहीं दे रहे हैं, मोदी जी संदेश को पूरा कराने में भी अपना संकल्प दे रहे हैं कि इसको पूरा भी कराएंगे।